स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जैसे पिछले क्लास में मैंने डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में बताया था, जो कि गुणसूत्रीय विकृतियां थी। अर्थात पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था वो कायिक गुणसूत्रों से संबंधित विकृतियां थी, लेकिन आज के क्लास में हम लोग लिंग गुणसूत्रों से संबंधित विकृतियों का अध्ययन करेंगे। तो आज का टॉपिक होगा हमारा लिंग गुणसूत्रीय आनुवांशिक विकृतियां। अर्थात इसमें हम लोग ऐसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे जो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। जैसा मैंने पिछले क्लास में बताया था कि गुणसूत्रों को जो है दो भागों में हम लोग बांटते हैं। मीन्स हमारे शरीर में गुणसूत्र जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक हो जाते हैं कायिक गुणसूत्र, जिनको हम लोग दैहिक गुणसूत्र भी कहते हैं, सोमैटिक क्रोमोसोम्स या फिर ऑटोसोम्स बोलते हैं। और दूसरे हो जाते हैं लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र अर्थात सेक्स क्रोमोसोम, एलोसोम्स हम लोग इनको बोलते हैं, जो हमारा लिंग निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो हमने इसके पिछले क्लास में डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में पढ़ा था, जो कि कायिक गुणसूत्रों से संबंधित है। डाउन सिंड्रोम में हमने पढ़ा था कि 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एकाधिक सूत्रता के कारण होता है ये संलक्षण, यानी ट्राइसोमी इन 21st पेयर ऑफ ऑटोसोम। और एडवर्ड संलक्षण में हमने पढ़ा था कि 18वें जोड़ी गुणसूत्र में एकाधिक सूत्रता, अर्थात ट्राइसोमी इन 18th पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 18th पेयर ऑफ ऑटोसोम्स, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कायिक गुणसूत्रों से उत्पन्न होने वाले संलक्षण के बारे में अध्ययन किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लिंग गुणसूत्रों से संबंधित कौन कौन सी आनुवांशिक विकृतियां होती हैं। लिंग गुणसूत्रों से रिलेटेड आनुवांशिक विकृतियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बताया जा रहा है सबसे पहला क्लाइनफेल्टर संलक्षण। सबसे पहला लिंग गुणसूत्रों से होने वाला संलक्षण जो है वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था H.F. क्लाइनफेल्टर। H.F. क्लाइनफेल्टर ने ही बताया था क्लाइनफेल्टर संलक्षण के बारे में, और उन्होंने बताया कि जब लिंग गुणसूत्रों में एकाधिक सूत्रता हो जाती है, यानी जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स में ट्राइसोमी के चलते ये संलक्षण उत्पन्न होगा, यानी एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। फिलहाल हम लोग यही याद रखें कि एक गुणसूत्र की अधिकता, आगे हम लोग समझेंगे कि ये एक क्रोमोसोम कैसे बढ़ जाता है। लेकिन देखें कि अगर एक गुणसूत्र की अधिकता होती है, यानी लिंग गुणसूत्रों में एकाधिक सूत्रता होगी, इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्राइसोमी, ट्राइसोमी इन एलोसोम्स, ट्राइसोमी इन एलोसोम्स, यानी लिंग गुणसूत्रों में एकाधिक सूत्रता। तो गुणसूत्रों की सजावट उस व्यक्ति में ना 44 प्लस XXY प्रकार की हो जाएगी। अर्थात वैसे व्यक्तियों में गुणसूत्रों की जो सजावट होगी ये हो जाएगी 44 प्लस XXY, यानी कुल मिला के उस व्यक्ति में 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। अर्थात हम लोग देखें, जब किसी व्यक्ति में हमें पता है कि XX गुणसूत्र होते हैं, तो हम लोग बताते हैं कि वो मादा है। जब व्यक्ति में XY गुणसूत्र होते हैं तो हम लोग बताते हैं कि वो नर है। ठीक है ना, मादा और नर। तो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया ये इन्हीं गुणसूत्रों के कारण होती है, गुणसूत्रों के द्वारा होती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में XX और Y क्रोमोसोम हो जाए तो हम लोग उसका सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, यानी उसमें पूरी तरह से ना तो नर के लक्षण जाएंगे ना ही मादाओं के लक्षण आएंगे, यानी पूरी तरह से उनमें ना तो नर के लक्षण विकसित होंगे ना ही मादाओं के लक्षण विकसित होंगे। तो फिर ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, ये अप्रजाई नर होते हैं। अप्रजाई नर का मतलब हो गया स्टेराइल मेल, यानी ऐसे मेल जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ऐसे पुरुष जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की संरचना हो जाती है उनके सेक्स क्रोमोसोम्स की, यानी एलोसोम्स की, है ना। लेकिन ध्यान रखें कि अप्रजाई नर होने के साथ साथ इनमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होगा
द्वितीय लैंगिक लक्षण होगा वो मादाओं वाला होता है, यानी इनमें सभी के सभी लक्षण जो है ना वो मादाओं वाले होते हैं। क्योंकि हम लोग देखें कि नर में नर लिंग हार्मोन का निर्माण करना और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को लाना ये वृषण का काम होता है। वृषण ही है जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को लाता है। इस संलक्षण से पीड़ित व्यक्ति में वृषण का विकास नहीं हो पाता है अच्छे से, जिसके कारण उनमें पूरी तरह से नर के लक्षण नहीं आ पाते हैं। तो ये होते तो नर ही हैं, परंतु इनमें लक्षण मादाओं वाले होते हैं। अगर हम लोग इनके लक्षणों की बात करें तो इनमें स्तनों का विकास होता है, शरीर पर बाल कम होंगे और शरीर इनका ठीक ना होगा, मस्तिष्क कमजोर होगा, मस्तिष्क कमजोर के साथ इनके हाथ लंबे होंगे, कूल्हे चौड़े होंगे। अर्थात इस तरह के लक्षण जो है हमें देखने को मिल सकते हैं उन व्यक्तियों में जो क्लाइनफेल्टर संलक्षण से पीड़ित हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इनहेरिटेंस कैसे होता है इसका, अर्थात क्लाइनफेल्टर संलक्षण की वंशागति कैसे होती है। इनहेरिटेंस ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ध्यान रखें हम लोग कि जो सामान्य मादाएं होती हैं, सामान्य मादाओं में गुणसूत्रों की सजावट होती है 44 प्लस XX, अर्थात 46 गुणसूत्र है उसके पास। परंतु ध्यान रखें कि युग्मक जनन की प्रक्रिया में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो हमें पता है, युग्मक जनन में हम लोग पढ़े भी हैं कि अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है, जिसमें से सबसे पहली बार अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो होगा इसमें 2 कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका में 23 प्लस, एक कोशिका में 22 प्लस X गुणसूत्र आना चाहिए और दूसरी कोशिका में भी 22 प्लस X गुणसूत्र आना चाहिए। ये सामान्य स्थिति हो गई। लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की स्थिति में एक कोशिका में 22 प्लस 0 का मतलब हो गया कि यहाँ पे सिर्फ काई गुणसूत्र ही आ रहे हैं, सिर्फ ऑटोजोम्स ही आ रहे हैं, यहाँ पे एक भी एलोजोम नहीं है, यानी एक भी लिंग गुणसूत्र नहीं है। 22 प्लस 0 लिखने का मतलब हो गया कि जो लिंग गुणसूत्र है वो यहाँ नहीं आया। तो लिंग गुणसूत्र जनकों में 2 होते हैं, ये दोनों के दोनों लिंग गुणसूत्र दूसरी कोशिका में स्थानांतरित हो जाते हैं। पहली कोशिका जो बनी है फर्स्ट पोलर बॉडी, यानी प्राथमिक ध्रुवीय पिंडक, ये नष्ट होने के लिए ही बनता है, अर्थात मतलब इसका कोई रोल नहीं होता है लैंगिक जनन की प्रक्रिया में। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में फर्स्ट पोलर बॉडी का, प्राथमिक ध्रुवीय पिंडक का कोई काम नहीं होता है। लेकिन जो द्वितीय अंडजननी कोशिका होती है, सेकेंडरी ऊसाइट होता है, सेकेंडरी ऊसाइट का पुनः विभाजन होगा। हम लोगों को पता है कि मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, हम लोग न्यूनता विभाजन करते हैं, इसलिए कि यहाँ गुणसूत्रों की संख्या आधी बढ़ती है। जबकि मियोसिस 2 जो है, मियोसिस 2 में गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं बढ़ती है और इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन नहीं कहते हैं। तो द्वितीय अंडजननी कोशिका में, सेकेंडरी ऊसाइट में जितने गुणसूत्र होते हैं उतने ही गुणसूत्र आगे इन दोनों कोशिकाओं में स्थानांतरित होंगे। पहली कोशिका जो होगी द्वितीय ध्रुवीय पिंडक, जो कि आगे चल के नष्ट हो जाती है, और दूसरी कोशिका ओवम अर्थात अंडाणु, इसके पास 22 प्लस XX गुणसूत्र आते हैं, यानी यहाँ से 22 प्लस XX ये सभी गुणसूत्र जो है अंडाणु में देखने को मिलते हैं। और ऐसा तब होता है जब मादाओं की उम्र जो है वो 45 वर्ष से अधिक हो जाती है। उस समय इस टाइप से इरेगुलर डिवीजन, अनियमित विभाजन की क्रिया होती है और अनियमित विभाजन के कारण ही इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। तो देखें कि सामान्य नर में 44 प्लस XY गुणसूत्र हो गया। जब इनसे युग्मकों का निर्माण होगा तो युग्मक बनेंगे 2 प्रकार के। पहला युग्मक बन जाएगा 22 प्लस Y, 22 प्लस Y, और सेकेंड जो गैमेट बनेगा 22 प्लस X, ठीक है ना। तो अगर नर से 22 प्लस Y आ गया और मादा से 22 प्लस XX आ गया, तो उस स्थिति में जो पर्सन होगा, यानी जो व्यक्ति होंगे, उनमें गुणसूत्रों की सजावट इस प्रकार से होगी
44 प्लस एक्स एक्स वाई, अर्थात ये वही व्यक्ति हैं जो सफर कर रहे हैं, जो पीड़ित हैं क्लाइनफेल्टर संलक्षण से। क्लाइनफेल्टर संलक्षण से पीड़ित व्यक्ति में 44 प्लस एक्स एक्स वाई प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। ध्यान रखें, एक और कंडीशन है यहाँ, अगर मादा से 22 प्लस एक्स एक्स यानी 22 प्लस एक्स एक्स आ गया और मेल से आ गए 22 प्लस एक्स, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में 44 प्लस एक्स 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 प्रकार के गुणसूत्र देखने को मिलते हैं, जो सुपर मादा की स्थिति है। आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन देखें इस तरीके से क्लाइनफेल्टर संलक्षण की वंशागति होती है। चले दूसरे प्रकार का हम लोग संलक्षण देखते हैं, जिसको टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है, टर्नर संलक्षण कहते हैं। तो टर्नर संलक्षण का अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे एच टर्नर। एच टर्नर ने ही अध्ययन किया था टर्नर संलक्षण का, टर्नर सिंड्रोम का, और उन्होंने बताया कि ये संलक्षण उत्पन्न होगा अगर एलोसोम में मोनोसोमी होता है। मोनोसोमी का मतलब हो गया एक गुणसूत्र की कमी होती है। लिंग गुणसूत्रों में एकल सूत्रता के कारण टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न होगा, अर्थात लिंग गुणसूत्र हम लोग देखते हैं कि दो होने चाहिए, या तो XX या फिर XY। तो अगर इसमें से एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है तो फिर उससे टर्नर संलक्षण उत्पन्न होगा। और टर्नर संलक्षण से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की कुल संख्या अगर हम लोग जानना चाहें तो गुणसूत्रों की कुल संख्या 45 हो जाती है, लेकिन यहाँ पे 44 प्लस एक्स ये गुणसूत्रों की सजावट देखने को मिलती है जो व्यक्ति टर्नर संलक्षण से पीड़ित होते हैं। और जब 44 प्लस एक्स गुणसूत्र आते हैं व्यक्ति में, तो फिर हम लोग उसका सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, उसके लिंग का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लिंग का निर्धारण करने के लिए दो गुणसूत्र होने बहुत आवश्यक हैं, और यहाँ पे दो गुणसूत्र उपस्थित नहीं होते हैं, सिर्फ 44 प्लस एक्स गुणसूत्र ही देखने को मिलता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये अप्रजाई मादाएं होती हैं। ऐसे व्यक्ति जो टर्नर संलक्षण से पीड़ित हो, जिनमें गुणसूत्रों की सजावट 44 प्लस एक्स हो, वो अप्रजाई मादाएं होती हैं, स्टेराइल फीमेल होती हैं। स्टेराइल फीमेल का मतलब हो गया कि वो संतानें उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। वजह ये है कि उनमें अंडाशयों का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है, क्योंकि एक ही लिंग गुणसूत्र के कारण ना तो उनमें अंडाशय अच्छे से विकसित हो पाएगा, ना ही वृषण अच्छे से विकसित हो पाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति वो अप्रजाई मादाएं होती हैं, लेकिन उनमें जो लैंगिक लक्षण आते हैं वो नर के होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होगा वो मेल्स का होता है, नर का होता है। तो देख लेते हैं एक बार लक्षण क्या क्या होंगे इनमें। जब अंडाशयों का विकास नहीं हो पाएगा, ओवरीज का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन में मासिक स्राव यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल ये नहीं हो पाएगा। अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया रुक जाएगी, यानी ओव्यूलेशन भी नहीं हो पाएगा। इनकम्प्लीट ओवरियन डेवलपमेंट के चलते ये कंडीशन होते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका रुक जाएगा और ओव्यूलेशन का प्रोसेस रुक जाएगा। गर्दन जो होगी उनकी जालयुक्त होगी और छोटी होगी। अगला लक्षण हमें बताया जाता है कि उनकी छाती चौड़ी होगी। जब नर के लक्षण है तो उनकी छाती चौड़ी होगी, आवाज भारी होगी। और एच टर्नर के अध्ययन में इस बात को भी बताया गया था कि इस दुनिया में प्रति 25,000 मादाओं में से एक मादा इस संलक्षण से पीड़ित होती है। मतलब ये फ्रीक्वेंसी हो गया टर्नर सिंड्रोम से सफर करने वाली फीमेल्स का, जो मतलब 25,000 में से एक महिला को बताया गया है कि वो टर्नर संलक्षण से पीड़ित हो सकती है। आगे हम लोगों को समझाया जा रहा है, जिस तरह से हमने देखा कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, वैसे ही हम लोगों को बताया जा रहा है कि टर्नर सिंड्रोम का इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है। तो हम लोग देखें कि एक सामान्य मादा जो हो गई, जैसी स्थिति हम लोग यहाँ देखें, एक नॉर्मल फीमेल में 44 प्लस XX टाइप के क्रोमोसोम होंगे, और जब उसमें मियोसिस फर्स्ट होगा, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के रिजल्ट पे दो कोशिकाएं बनेंगी।
एक पहला बन जाएगा प्राथमिक ध्रुवीय पिंडक जो कि नष्ट हो जाता है, हम लोग जानते हैं प्राथमिक ध्रुवीय पिंडक नष्ट हो जाता है। और दूसरा जो है द्वितीयक अंडजननी कोशिका, ये बनेगी। तो प्राथमिक ध्रुवीय पिंडक में दोनों लिंग गुणसूत्र आ जाते हैं, यानी दोनों के दोनों लिंग गुणसूत्र मादाओं के वो चले आते हैं प्राथमिक ध्रुवीय पिंडक में, जबकि जो द्वितीयक अंडजननी कोशिका है, सेकेंडरी ओसाइट है, जिसका मियोसिस 2 होना है, अर्धसूत्री विभाजन 2 होने वाला है इसमें, इसके पास एक भी लिंग गुणसूत्र उपस्थित नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे अरेंजमेंट जो क्रोमोसोम्स का है, गुणसूत्रों की सजावट जो है, उसको 22+0 से रिप्रेजेंट किए हुए हैं, 22+0 से प्रदर्शित किए हुए हैं। तो जब इसमें विभाजन होगा, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा, सेकेंड मियोसिस होगा, तो सेकेंड मियोसिस के रिजल्ट पे 2 कोशिकाएं बनेंगी। एक द्वितीय ध्रुवीय पिंडक हो गया जो कि नष्ट हो जाता है, और एक हो गया ओवम, ओवम यानी अंडाणु, और ये हो गया स्पर्म, नर से जो आया हुआ है स्पर्म। तो देखिए कि अंडाणु में 22+0 प्रकार की गुणसूत्रीय सजावट यानी क्रोमोसोमल अरेंजमेंट होगा, जबकि मेल से चला आता है 22+X। तो फिर उस व्यक्ति में गुणसूत्रों की सजावट हो जाती है 44+X यानी 44+X। दूसरा वाला जो लिंग गुणसूत्र है, एलोसोम है, वो अब्सेंट होता है। इस स्थिति में वो व्यक्ति पीड़ित होगा टर्नर संलक्षण से। तो इन दोनों ही संलक्षणों में सबसे ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, वो ये दोनों है। बोर्ड एग्जाम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग देखें, इन दोनों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को और भी प्रकार के लैंगिक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में बताया जाता है। जैसे इसके बाद हम लोग नाम ले सकते हैं आपराधिक संलक्षण का, क्रिमिनल सिंड्रोम का। तो क्रिमिनल सिंड्रोम में भी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की तरह ही यहां हमने देखा कि 44+XXY हो जाएगा, 44+XXY हो जाएगा। लेकिन जो अभी मैंने बताया क्रिमिनल सिंड्रोम में 44+XYY क्रोमोसोमल अरेंजमेंट होता है, यानी 44+XYY गुणसूत्रीय सजावट होती है। और उस कंडीशन में जब एक Y गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है तो उस व्यक्ति में नर के लक्षण भी अधिक हो जाते हैं। नर के लक्षण अधिक होने का मतलब हो गया कि उनमें नर लिंग हार्मोन का अधिक निर्माण होगा, और नर लिंग हार्मोन के अधिक निर्माण के कारण उनमें आपराधिक प्रवृत्ति आ जाती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो आपराधिक गतिविधियों में बहुत जल्दी अग्रसर होते हैं, यानी जितना क्रिमिनल टाइप का एक्टिविटी होगा उसको वो प्रेफर करते हैं। तो ये था हम लोगों का आपराधिक संलक्षण, क्रिमिनल सिंड्रोम, जिसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट थे T.H. हाउचक्का। इन्होंने 1982 में इस संलक्षण के बारे में बताया था। एक और संलक्षण है सुपर मादा, सुपर वुमन, सुपर फीमेल। तो इसको हम लोग देखते हैं। मान के चलें कि यहां मादाओं से 22+XX प्रकार का जो है गुणसूत्र आ रहा है, अंडाणु में 22+XX प्रकार की गुणसूत्रीय सजावट है। नर से 22+Y गया था तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हुआ। अगर नर से 22+X जाता है, 22+X गुणसूत्र जो है ये ट्रांसफर होते हैं स्पर्म के थ्रू, तो फिर उस पर्सन में क्रोमोसोमल अरेंजमेंट जो होगा ना, ये हो जाएगा 44+XXX, जो कि सुपर फीमेल का कंडीशन है। सुपर फीमेल यानी सुपर मादा, सुपर वुमन की स्थिति है। ऐसे जो व्यक्ति होंगे, ऐसी जो मादाएं होंगी, उनमें सामान्य लैंगिक लक्षण नहीं पाए जाते हैं और वो मानसिक रूप से विकलांग होती हैं, अर्थात उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।